Hello guys, let's start for medical coding preparation. मेडिकल कोडिंग प्रिपरेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेडिकल कोडिंग प्रिपरेशन के लिए हमें 3 बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, सीपीटी, आईसीडी और हिप्पी कोड। ये तीनों बुक पढ़ने के बाद हम तैयार होते हैं सीपीसी के एग्जाम के लिए। तो आइए जानते हैं सीपीटी क्या है, आईसीडी क्या है और हिप्पी कोड क्या है। सीपीटी करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी है, जिसको मैं हिंदी भाषा में अगर बताऊं तो एक डॉक्टर जो सर्विस देता है पेशेंट को, यानी कि कोई सर्जरी कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट दे रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, जो सर्विसेज जो सर्जरी डॉक्टर पेशेंट के साथ प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज पेशेंट को देता है, उस सर्विसेज को हम सीपीटी के जरिए समझते हैं। जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि सीपीटी स्टैंड फॉर करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। इट्स अ सेट ऑफ द कोड्स, डिस्क्रिप्शंस एंड गाइडलाइंस यूज्ड टू रिपोर्ट मेडिकल सर्विस एंड प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सीपीटी कोड आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ये जो सीपीटी कोड्स होती हैं, ये मेडिकल कोडिंग में ही यूज होती हैं। एक तरीके का मेडिकल कोडिंग भाषा है जिसको हमें सीपीसी के दरमियान पढ़ना होता है। इसमें पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए पर्टिकुलर कोड्स हैं, उन्हीं कोड्स के हिसाब से एक बेनिफिशियल अमाउंट सेट हुआ है, जो मेंटेन कौन करता है, मेडिकल अमेरिकन एसोसिएशन, ठीक है, AMA। तो आइए ज्यादा नहीं खींचेंगे बात को, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, अ मैन गोज टू द ER with symptoms of headache and high fever for the past 2 days. A lumbar puncture is performed and spinal fluid is sent to the lab to check for meningitis. What CPT code is reported for this surgery? तो इस क्वेश्चन में हालांकि आप लोगों के लिए चीज नया होगा, जो बिगनर होंगे या अभी जो स्टडी कर रहे हैं या ऑलरेडी उन्होंने कर भी रखा होगा, तो सिंपल थोड़ा सा भी कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आएगी। आगे चल के मैं सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं अभी आप लोग को बताना चाहता हूं कि आईसीडी, सीपीटी और हिप्पी कोड काम कैसे करते हैं। बाकी मैं चैप्टर वाइज सीपीटी, आईसीडी सब कुछ धीरे धीरे अगले वीडियोज में ऐड करता रहूंगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, अ मैन गोज टू द ER मीन्स इमरजेंसी रूम। एक आदमी इमरजेंसी रूम में जाता है, उसको एक सिम्टम है हेडेक का एंड उसको पिछले 2 दिनों से हाई फीवर भी है। अब जिसके लिए डॉक्टर्स ने लंबर पंचर किया और परफॉर्म किया स्पाइनल फ्लूइड। उन्होंने इस लंबर को पंचर करके स्पाइनल फ्लूइड निकाला एंड सेंड टू द लैब टू चेक फॉर मेनिंजाइटिस। यानी कि उन्होंने जो फ्लूइड निकाला स्पाइनल से, उस फ्लूइड को कहाँ भेजा, लैब में। क्या चेक करने के लिए, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है स्पाइनल में कुछ इन्फ्लामेशन। नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ खराब हो रही हैं, लाइक दैट, ऐसी चीजें। तो जब आगे हम पढ़ेंगे तो सब चीज समझेंगे। तो सिंपल भाषा में वो एक तरीके की बीमारी को समझ करके उसने उस फ्लूइड को लैब भेजा कि कहीं पेशेंट को मेनिंजाइटिस तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी सीपीटी का कोड क्या होगा। तो सिंपल है, हमारे सीपीसी के एग्जाम में इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कुछ 2 लाइन के, कुछ 3 लाइन के, कुछ 4 लाइन के, और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब ये 4 सीपीटीज, इस तरीके की सीपीटीज होती हैं। हर सीपीटी का एक अपना मतलब है। 62270 तो जब हम ओपन करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा। 62267 को ओपन करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा। 8272 सबका अपना एक डिस्क्रिप्शन है और हर सीपीटी की एक अपनी वैल्यू है। जैसे ये सीपीटीज फिल होती हैं यूएसए और हिप्पा, आप मेडिकल कोडिंग में अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को बिल होती है सीपीटीज, उनके पास ऑलरेडी इनकी वैल्यू सेट होती है। जैसे सीपीटी वहाँ पे ऐड होगी, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमें इन्हीं भाषाओं का अध्ययन करना है। तो सिंपल वे में आप जानते हैं कि इसका आंसर है क्या।
इसका आंसर है 62270। तो अब देखते हैं कि ये जो 4 CPTs हैं, इनमें से मोर अप्रोप्रिएट मैचिंग किस CPT के साथ है। सिंपल, लंबर पंचर इज परफॉर्म्ड एंड स्पाइनल फ्लूइड इज सेंट टू द लैब। इसमें जो डॉक्टर ने सर्विस किया है, उसको जो सिम्टम थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको देखते हुए डॉक्टर ने जो सर्विस परफॉर्म करी है वो लंबर पंचर का किया है। लंबर पंचर और स्पाइनल फ्लूइड। तो आइए देखते हैं इन चारों CPT के डिस्क्रिप्शन क्या है। अब देखो, हमारे इसमें है स्पाइनल पंचर लंबर डायग्नोस्टिक। इसमें हमारे तीनों मैच हो रहे हैं। लंबर में इसने पंचर किया, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड निकालने के लिए। डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि अभी किसी बीमारी का पता लगा है, ठीक है, और थेरेपेटिक का मतलब होता है बीमारी पे काम करना। तो सिंपल भाषा में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक हो रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। इसमें देखें तो परक्यूटेनियस एस्पिरेशन विद इन न्यूक्लियस पल्पस इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, है ना। तो ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना ही कहीं पे लंबर है, ना ही कहीं स्पाइनल फ्लूइड है, ना ही कहीं पे कोई पंचर है। ये CPT खत्म हो गई। इसमें देखो स्पाइनल पंचर तो है लेकिन थेरेपेटिक है, यानी कि अभी तो हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक बीमारी का पता लगा रहे हैं, हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो इस मामले में ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरी चीज देखते हैं इपिड्यूरल। ये तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है हमारे क्वेश्चन में। लंबर है लेकिन इपिड्यूरल का और स्कैरल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन का पार्ट है। ये भी मैं आपको समझाऊं आगे चल के पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, लेकिन अभी हम सिर्फ CPT समझना चाहेंगे। तो इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, पेशेंट को ना इंजेक्शन और इन्फ्यूजन दिया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, और कहाँ दिया जा रहा है, इपिड्यूरल लंबर, इपिड्यूरल सर्वाइकल। तो इसलिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा 622 स्पाइनल पंचर लंबर डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो हमारा सिंपल जो हमने एग्जाम्पल रखा था उसके हिसाब से राइट आंसर हमारा 62270, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें लिखा हुआ अ डर्मेटोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड अ क्रायोसर्जरी टू डिस्ट्रॉय 3 pre-malignant lesion for a patient. Which codes should you report for this procedure? Same है ना। एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, एक सर्जरी उसने परफॉर्म की, एक सर्विस परफॉर्म करी है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी एक तरीके की सर्जरी है जो डिस्ट्रॉय करती है मैलिग्नेंट कुछ मसल्स पे या कुछ मस्से जैसे कुछ लीजन्स होते हैं बॉडी में, उनको निकालती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं। तो एक तरीके से आप समझ लो कि एक तरीके की सर्जरी है जो मस्से को हटा रही है, खत्म कर रही है हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डर्मेटोलॉजी जो सर्विस परफॉर्म कर रहा है क्रायोसर्जरी, डिस्ट्रॉय 3 pre-malignant lesions, है ना। डिस्ट्रॉय 3 pre-malignant lesions हैं जिसको डिस्ट्रॉय कर रही है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में हमें डिफाइन करना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अब इसमें सिंपल चीज है, क्रायोसर्जरी ध्यान रखना है कि प्रोसीजर क्या डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है, क्रायोसर्जरी करने के लिए क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है 3 pre-malignant lesions। ये 3 मैलिग्नेंट लीजन्स हैं जिसको ये खत्म कर रहा है, किसके द्वारा, क्रायोसर्जरी के द्वारा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनमें से मोर अप्रोप्रिएट कौन सी CPT है। आंसर तो हालांकि इसका डी वाला सही है, 17000 17003, यानी कि इससे इंडिकेट होता है कि एक इसके लिए हो जाएगा और 2 इसके लिए, कि टोटल 3। तो 3 pre-malignant तो हो गए लेकिन प्रोसीजर क्रायोसर्जरी है। तो आइए देखते हैं। अभी हमारा जो आंसर था 17000 प्लस 17003, इसमें देखो लिखा है डिस्ट्रक्शन, लेजर सर्जरी, इलेक्ट्रोसर्जरी, क्रायोसर्जरी, राइट। फर्स्ट लीजन, ये फर्स्ट पहले लीजन के लिए है, सेकेंड थ्रू 14 लीजन्स। अब
पहले रीजन के लिए ए हो गया, दूसरे से लेकर के 14 रीजन तक अगर होता है तो ए वाली कोड, यानी कि पहला कोड ए हो जाएगा और दूसरे कोड के लिए और तीसरे कोड के लिए ए हो जाएगा ईच, यानी कि अगर एक के बाद 2, 3, 4, 5 जो भी आएंगे उस सब के लिए हम into 3, 4, 5, 6 करते जाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्रायो सर्जरी हो रही है, प्लस है क्या, डिस्ट्रक्शन, बिनाइन और प्री मैलिग्नेंट था। वहाँ पे 3 प्री मैलिग्नेंट लीजन्स थे और क्रायो सर्जरी। और अगर दूसरा कोड देखें तो ये कह रहा है 15 और मोर, हमारे पास तो सिर्फ 3 मैलिग्नेंट लीजन्स है, तो हम 15 वाला तो लेंगे ही नहीं, ये यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अगर इसकी मैं बात करूं 17106 का, ये वेस्कुलर समथिंग रिलेटेड है और यहाँ पे कोई सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका तो कोई रूल ही नहीं, यहाँ पे ए भी एलिमिनेट हो गया। और इस वाले सीपीटी को तो बिल्कुल सिंपल में हम देख सकते हैं, ऊपर लिखा है डिस्ट्रक्शन मैलिग्नेंट लीजन्स, हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्री मैलिग्नेंट लीजन, लेकिन यहाँ पे मैलिग्नेंट है, तो ए वाला ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। तो सिंपल भाषा में हमारा जो ऑप्शन डी था वो राइट आंसर होगा, राइट, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं आईसीडी के बारे में। आईसीडी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। सिंपल भाषा में इसको समझ लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसको आईसीडी इंडिकेट करता है। जैसे कि किसी को फीवर हो गया, किसी को बुखार हुआ, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटिक है ना, तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम से उस बीमारी को इंडिकेट कौन करता है, आईसीडी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आईसीडी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड system used worldwide for classified disease, disorders, injuries and other health related conditions. The World Health Organization WHO manage and update the ICD codes। ठीक है, तो WHO इस ICD codes को मैनेज करता है और ICD का सिंपल तरीके से अगर समझना है तो ये समझ लो कि कोई बीमारी हो उसको, जैसे कि मान लो हाइपरटेंशन है, हम हाइपरटेंशन को हिंदी में उलझन कह सकते हैं, परेशान कह सकते हैं, परेशानियां कह सकते हैं, इंग्लिश में हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम मेडिकल कोडिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको हम I10 बोलते हैं। हम आगे चल के आपको सब कुछ समझाएंगे 1 by 1, बस यहाँ पे समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। सीपीटी हमने पीछे देख लिया, आईसीडी देख रहे हैं। आईसीडी बीमारी को इंडिकेट करता है, सीपीटी उस बीमारी पे किया हुआ जो सर्विस होता है डॉक्टर के द्वारा उसको इंडिकेट करता है। तो हो गई आईसीडी। आईसीडी के बाद हम देखते हैं इसे कुछ एग्जांपल्स। इसमें लिखा है व्हाट आईसीडी 10cm कोड इज रिपोर्टेड फॉर सुप्राएटिव ओटाइटिस मीडिया इन द राइट ईयर। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि सुप्राएटिस ओटाइटिस मीडिया इन द राइट ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओटाइटिस मीडिया इन द राइट ईयर। हालांकि इसका हमारा ऑप्शन है H66.41 या 66.40, 42, 43। ये हम आपको सब समझाएंगे, एस सीरीज किसका है, आई सीरीज किसका है, जी सीरीज किसका है ना, ये बहुत नॉर्मल सब समझ में आएगा, आराम से आगे चल के हम सब देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑलरेडी S66.41। अब आइए देखते हैं आईसीडी के बुक्स में कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सा आंसर जाना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, इजी है, अगर हम इसको सही तरीके से माइंडसेट रखें तो हमें बस ध्यान रखना है सुप्राएटिव ओटाइटिस मीडिया इन द राइट ईयर। देखो हमारे चारों आईसीडी कोड पीछे भी हमने देखा और हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है सुप्राएटिव ओटाइटिस मीडिया राइट ईयर, इसमें है ओटाइटिस मीडिया, यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं है तो ए वाला तो ऐसे एलिमिनेट हो गया।
इसमें देखें तो लेफ्ट ईयर है, ए भी एलिमिनेट हो गया। इसको देखें तो बायलेटरल ए भी एलिमिनेट हो गया। हमारे क्वेश्चन में राइट ईयर का जिक्र हुआ है सिर्फ। ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा S66.41, जैसा कि हमने अभी देखा, राइट। इस तरीके से हमें ICD भी सर्च करनी होती है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हार्ट फेलियर, किसी का हार्ट फेल हो गया तो उस सिचुएशन में कौन सा कोड जाएगा। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, ठीक है। इसमें सबका अपना अलग अलग मतलब है। I50.9 का मतलब अलग है, I10 का मतलब अलग है। मतलब ये ICDs हैं जो बीमारी को इंडिकेट करते हैं। I13.0 अलग बीमारी को इंडिकेट करता है, C61 अलग बीमारी को इंडिकेट करता है, I10 अलग बीमारी को इंडिकेट करता है। इसका हालांकि करेक्ट आंसर क्या होगा, I50.9। तो आइए देखते हैं I50.9 क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। I50.9 हार्ट फेलियर है ना, ये तो मैच कर गया कि हार्ट फेलियर है। C61 भी था हमारे क्वेश्चन में, जिसका नाम था मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ प्रोस्टेट, ये एलिमिनेट हो गया, मतलब ही नहीं है इसका। एक हमारे क्वेश्चन में था I10 जो हाइपरटेंशन है, क्वेश्चन में हमारी कहीं भी हाइपरटेंशन नहीं है। और एक था I13.0 हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज विथ हार्ट फेलियर, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में। सिंपल हार्ट फेलियर है, इसलिए I50.9 इज द राइट आंसर होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मार्टिन completed a diagnostic G1 endoscope on Larry, a 42 years old patient who complained of diarrhea, blood in his stool and stomach cramps. Dr. Martin diagnosed Larry with diverticulitis of the colon as the cause of the bleeding and other symptoms. How should Dr. Martin report her diagnosis codes for this encounter? सिंपल भाषा में इसमें देखो, कह रहा है कि डॉक्टर मार्टिन डायग्नोस्टिक, उन्होंने कंप्लीट किया डायग्नोस्टिक G1 इंडोस्कोपी ऑन लैरी, उन्होंने इंडोस्कोपी किया G1। 42 इयर्स ओल्ड पेशेंट ने कंप्लेन किया कि उसको डायरिया है, ब्लड इन हिज स्टूल एंड स्टमक क्रैम्प्स है। डॉक्टर मार्टिन ने डायग्नोस किया लैरी को डायबिटिकुलाइटिस ऑफ द कोलन and the cases of the bleeding and other symptoms, ठीक है। तो उसके बाद अब डिफाइन क्या हुआ, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया आपके सामने। अब इसमें से हमें ये देखना है कि डॉक्टर ने जो चीज किया है विथ पेशेंट को क्या बीमारी है, उन्होंने जो डायग्नोसिस किया है वो किस चीज के लिए किया है और पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सिंपल इस भाषा से समझेंगे कि जो सिम्टम थे उसको ब्लीडिंग का था, उसको ब्लीडिंग सारे थी, अदर सिम्टम भी थी, और उसके स्टूल में ब्लीडिंग भी है, डायरिया है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें इन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। अब देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर क्या है, K57.33। अब K57.33 का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है देख लेते हैं। K57.33 का डिस्क्रिप्शन है, डायबिटिकुलाइटिस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विदाउट परफॉर्म एन अब्सेस विथ ब्लीडिंग, है ना, पेशेंट को ब्लीडिंग भी है। ये वाला जो ऑप्शन है K57.32, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि विदाउट ब्लीडिंग, क्योंकि उसके स्टूल में ब्लीडिंग था, इसलिए ब्लीडिंग वाला तो जाना है, विथ वाला। इसको देख लेते हैं, डायरिया है लेकिन अनस्पेसिफाइड है ना। ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है ना, ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम, जब किसी प्रॉब्लम का पता चल जाए तो हम सिम्टम्स को कोड नहीं करते, राइट। तो इस सिचुएशन में हमारा कोई भी ये भी कोई बीमारी हमारे वहाँ पे नहीं, ना ही ये कोई है ना, हेमोरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, राइट। विदाउट ब्लीडिंग ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल वे में हमारे सामने सिर्फ K57.33 है, जो कि इंटेस्टाइन में यानी कि उसके कॉलन में जो प्रॉब्लम है विथ ब्लीडिंग, इसकी वजह से है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर K57.33 होगा। एक ऑप्शन में था R10.9 अनस्पेसिफाइड एब्डोमिनल पेन। जाहिर सी बात है, किसी को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी तो पेन तो होगा ही होगा। पेन होगा तो जब हमें बीमारी का पता चल जाता है, जैसे एग्जांपल
मैं आपको अगर कहूँ कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसको पेन है, जब डॉक्टर चेकअप करता है तो चेकअप करने के बाद पता चलता है कि जो पेन है हो रहा है वो पेशेंट को किडनी में या उसके कहीं पे लीवर में, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो हम स्टोन को कोड करते हैं, ना कि पेन को, क्योंकि पेन का रीजन स्टोन है। तो फाइनल और मेजर जो सर्विसेज होगी, फाइनल और मेजर जो बीमारी होगी, हम उसी को कोड करते हैं, सिम्टम्स को नहीं करते। अगर हमें किसी बीमारी का फाइनली पता नहीं चलेगा तब जा करके हम सिम्टम्स का कोड करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली हम जो फाइनल बीमारी होती है उसी को कोड करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन और आंसर्स को एक बार दोबारा रिपीट करके देखना, मैच करना, फिर अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को, सर्विसेज को मैं जल्दी प्रोसीड कर रहा हूँ। अब आइए देखते हैं हिप्पिक कोड क्या है। हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद, है ना, आईसीयू और सीपीटी के अलावा कभी कभी हमें कुछ ऐसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जो बाहर से हमें या उसका चार्ज पे आउट करना होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हिप्पिक कोड्स। हिप्पिक कोड नॉर्मली अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, और जैसे कि कभी कोई पेशेंट एडमिट हुआ तो उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ गई, कुछ ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हिप्पिक कोड यूटिलाइज किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, है ना। एग्जाम्पल है, select the HIPPIC code to report the patient having a spinal needle inserted into the nucleus pulpus of the L3 से L4 intravertebral disc until the desired decompression is accomplished using radio frequency energy। यानी कि लंबर में L3 से L4 में स्पाइनल नीडल इंसर्ट किया गया है। अब इसके हमारे सामने 4 ऑप्शन है। अब इस चारों सीपीटी में से हमें देखना है कि लंबर L3 से L4 में नीडल इंसर्शन का कहीं पे कुछ जिक्र हो रहा है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क और डीकम्प्रेशन, इन सब का हमें ध्यान देना, मेन चीजों का। लंबर में हो रहा है इंट्रावर्टिब्रल डिस्क अंटिल द डिजायर्ड डीकम्प्रेशन। इसका राइट आंसर है S 2348। राइट, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 2348 decompression procedure percutaneous of the nucleus pulpal intravertebral disc using the radio frequency energy single or multiple level of lumbar। L3 से L4 लंबर था। ये सारी चीजें बिल्कुल मैच हो रही हैं। और मैं और सारे कोडों के जिक्र करूं तो और कोई भी जो सीपीटी इसमें हिप्पिक कोड दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो कोई भी हिप्पिक कोड का डिस्क्रिप्शन उस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा मोर अप्रोप्रिएट जो डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, डिकम्प्रेशन भी प्रोसीजर हो रहा है, प्लस न्यूक्लियस पल्पस भी था इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ, यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी तरीके की टेक्निक यूज हो रही है, और सिंगल और मल्टीपल लेवल्स, यानी कि L3 से L4 हो, L5 हो, L6 हो, कोई भी लेवल हो लंबर का, तो सिचुएशन में ये वाला कोड जाएगा। राइट, ठीक है, देख लिए। डिकम्प्रेशन, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, न्यूक्लियस पल्पस, L3 सिंगल और मल्टीपल भी हो सकता है। राइट, ये सारी चीजें हमारे वहाँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज हमें कमेंट करें, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई जरूर करें।